कि हमारी सफरिंग की जो वजह है वो क्यों है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फियर में रहते हैं, स्ट्रेस को अगर हमें कम करना है अपनी लाइफ में, तो तीसरा होता है एक्सरसाइज। आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, फिजिकल कार्डियो कर सकते हैं, बेसिक एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। क्या अफोर्डेबल है अनफॉरगिवनेस? आज आप खुद इस चीज़ को डिसाइड करिएगा। आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स, और थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और मेरा जो पर्पस इस टॉपिक को लेके आने का है, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास 80% पेशेंट्स यही आ रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से मैं, जब हम पढ़ते थे तब में और आज में अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। और इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन चैलेंज हमारे बीच में आज उभर के आ रहा है। किसी को इनफर्टिलिटी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट इसका माइंड से क्या रिश्ता है? क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट्स पे काम किया है, कि उनके माइंड पे काम किया है और उनको बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स मिले। तो पहले मेरी आदत है, कोई चीज़ सीखती हूँ ना तो पहले खुद पे काम करती हूँ, फिर पेशेंट्स पे काम करती हूँ। बट ये टॉपिक ऐसा था कि मैंने डायरेक्ट पेशेंट्स पे काम किया और मुझे बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स मिले। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अब ये प्लेटफॉर्म पे मुझे ये बताने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पास इनफ स्टडीज़ है, इनफ रिसर्च मेरे पास आज की डेट में है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बताऊँ। मेडिकल टर्म हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट एक कोशिश की क्यों आज ये चीज़ बढ़ रही है, ये आपके बीच लेकर के। तो फिर से लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का से। रोल ऑफ माइंड इन इनफर्टिलिटी। कहने का मतलब ये है कि हमारे माइंड का क्या रोल है बच्चा नहीं होने में। इनफर्टिलिटी का मतलब जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, इनफर्टिलिटी को आज की डेट में मैं देखती हूँ कि आज के जो यंग जनरेशन बच्चे हैं वो 1-2 साल ट्राई नहीं करते। वेरी गुड थिंग, आपको करियर ओरिएंटेड है, आपको अपना जॉब भी देखना है, आपकी स्टडीज चल रही है, तो आप प्रिकॉशन यूज़ करते हैं और आप 2 साल के बाद आप सोचते हो कि ठीक है अब हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, हम जॉब में भी सेटल हो चुके हैं, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो, और आप स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है अब हम बेबी प्लान करना चाहते हैं। 2 महीने प्लान करते हैं, 3 महीने प्लान करते हैं, उसके बाद आप अपने आप को लेबल कर देते हैं कि मैं इनफर्टाइल हूँ। आप अपने आप को लेबल क्या कर रहे हैं बताएं? आप अपने माइंड को एक कमांड दे रहे हैं कि मैं इनफर्टाइल हूँ। क्योंकि आप उसके बाद क्या करते हैं कि 2 या 3 महीने में अगर आपका काम नहीं बनता है, प्रेगनेंसी आपको नहीं होती, तो फिर आप गूगल सर्च करना स्टार्ट करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करते हो और उसके कुछ सिम्टम्स अपने से मैच करके अपने माइंड को वो सारे कमांड्स दे देते हो कि अच्छा शायद मुझ में अच्छे क्वालिटी ऑफ एग नहीं बन रहा है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मैं जितने भी डायलॉग्स बोल रही हूँ नहीं मेरे पेशेंट्स के शब्द हैं। वो मुझे आके बताते हैं कि मैडम मेरे एग नहीं अच्छे बन रहे। तो मैंने कहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, आपको कैसे पता चला? वो मैंने यूट्यूब से देखा और सुना। तो आप सोच के देखिए, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, हम लोग भी बिना टेस्ट के एग बन रहा है नहीं बन रहा है हम नहीं बता सकते, और वो सिर्फ यूट्यूब को सुन करके अपने को डायग्नोस कर ले रहे कि मेरे में एग नहीं बन रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एंडोमेट्रियल जो थिकनेस है वो कम है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी ट्यूब्स बंद है, बिना इन्वेस्टिगेशन के। और इसका मतलब पता है क्या है? आप अपने प्यारे से सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे रहे हैं कि मुझे ये सारी चीजें करके दो, आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ। आपको नहीं पता, आपको क्या लग रहा है आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, आप ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हो। नॉलेज इस दुनिया में बहुत सारा है पड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ ना, मेडिकल छोड़ के सब कुछ पढ़ो, आप लोग सब कुछ सर्च करो, बट मेडिकल छोड़ दो, वो आपको बीमार बना रहा है। राइट, और इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब वाइफ हस्बैंड 1 साल तक बिना किसी प्रिकॉशन के फर्टाइल पीरियड में 1 ईयर तक इकट्ठे साथ रहते हैं और तब प्रेगनेंसी नहीं होती, तब हम इनफर्टाइल बोलते हैं उस पेशेंट कपल को कि ठीक है इनफर्टिलिटी इनका इशू है। आप तो 1-2 महीने में मतलब प्लान किया नहीं हुआ, आप चाह रहे हैं नहीं हुआ, आपने अपने आप को खुद ही लेबल कर ली। दूसरी चीज, मैं एक चीज आपको यहाँ कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी जो है ना हमारे और आपके चाहने से नहीं होती। ऊपर वाले ने 2 चीज अपने हाथ में रखी है, एक जन्म और एक मृत्यु। हम सब एग्री करेंगे, हम प्लान करते हैं कि हम 9:30 में इस बेबी को आउट कर देंगे सिजेरियन करके। बहुत सारे लोग अपना दिखा के आते, बट कभी कभी कुछ ऐसे चैलेंज आते हैं कि बेबी उस टाइम से हम नहीं निकाल पाते। तो आपको नहीं लगता कि हम सबसे बड़ा ऊपर कोई बैठा हुआ है और उन्होंने एक चीज बहुत ही अच्छा किया, सारे पावर हमारी इस बॉडी को दिया है, बट 2 चीज अपने हाथ में रखा है, जन्म और मृत्यु। तो प्रेगनेंसी के लिए भी हम लोग यही कहते हैं ना कि जब भी प्लान करो थोड़ा समय दो, एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम दो, हैव फेथ इन डिवाइन पावर। और जैसे बहुत सारे लोग मेरे को आकर के, एक जो बहुत कॉमन आजकल मैं देख रही हूँ, 2-3 महीने में अगर काम नहीं मिलता तो उनका स्ट्रेस लेवल देखने लायक होता है। और आज मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा है। इवन मेरे पास भी नहीं आए,
मेरी मदर इन लॉ भी गायनेकोलॉजिस्ट है और उनका क्या है 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब शी इज आई थिंक 86 प्लस है, तो अभी 50 इयर्स उनको मेडिकल फील्ड में काम करते हुए हो गए पेशेंट्स के बीच में। और उनका कहना है मैंने आज तक कभी लेबर क्लास को इनफर्टिलिटी के लिए अपने यहाँ नहीं देखा। क्यों? उनको बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उनका फोकस न सिर्फ उनके खाने पे, रोजी रोटी पे और घर पे होता है कि घर चलेगा कैसे। और हमें 2-3 महीने में अगर नहीं होता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं सर्च करना, और उससे क्या होता है वो सारी चीजें लेकर के आई हूँ आपके लिए बताने की। जो ये मेरी कोशिश है वो यही है कि इनफर्टिलिटी किसको हो रही है, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, प्लान किया और नहीं हुआ, हम जब चाहेंगे प्लान करेंगे। आज एक चीज और मैं फैशन में देख रही हूँ कि प्रेगनेंसी हो गई है, अब उनका अबॉर्ट कराना है। आई ऑलवेज से कि मेरे पास 25 और माँ का 75 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे केसेस डिस्कस करते हैं आपस। तो माँ भी इस चीज को कहते हैं कि फर्स्ट बेबी जिसने भी अबॉर्ट कराया है उसमें बहुत सारे परसेंटेज को बेबी सेकंड टाइम नहीं हुआ है। तो पहले मुझे ऐसा लगता है एग्री करते हैं, जिससे आपका माइंड इस चीज को लॉजिक सेटिस्फाई होगा। तो जब पहले ही ऐसा नहीं होता था तो मैं क्या सोचती थी कि अच्छा बच्चे को नुकसान कराया ना, भगवान सजा दे रहा है। माइंड पावर को जब मैंने समझा तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ माइंड यहाँ पे काम कैसे करता है। जब आपने फर्स्ट अबॉर्शन करा लिया अपना, माइंड के में आपने क्या दिया मैसेज, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उनको ये नहीं बोला ना आपने कि, उनको ये नहीं समझ में आया कि आपको ये बच्चा नहीं चाहिए। उनको मैसेज क्या कन्वे हुआ कि आप बच्चा ही नहीं चाहते। और जब नहीं होता है तो आप सब कुछ करते हो, आप टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी चाहते हो और वहां भी नहीं होता है। कुछ परसेंटेज को हो जाता है। आज ही मेरे चैम्बर में 3 लोग आए एमटीपी कराने के लिए, बहुत समझाया, उनका कहना था कि हो जाएगा। मेरे एक फ्रेंड ने भी कराया था, उसको हो गया था। मैंने कहा बच्चा हो सकता है वो 1 या 2% लोग, लेकिन वो कराए, मतलब माने नहीं वो। उनका था कि नहीं मुझे कराना ही करा। मैंने कहा भगवान आपका भला करे। हमारा एज अ डॉक्टर काम बनता है आपको सही सलाह देना कि आपकी मर्जी। और मैं एक ही चीज अब विश्वास करती हूँ, होगा वही उनके साथ, हम भगवान नहीं बन सकते, राइट। तो इस चीज को समझना है कि प्रेगनेंसी आपके और हमारे चाहने से नहीं हो, जिसको जब आना है तभी आएगा। और अगर आ जाता है तो उसको खुदा का आशीर्वाद समझिए कि उन्होंने आपको दिया है। आज बहुत सारे लोग बच्चे के लिए परेशान हैं, राइट। और एक चीज और ऐड करूंगी, डॉक्टर राशि ने एक बहुत खूबसूरत सर्वे किया था कि प्रेग्नेंट मदर के लिए उन्होंने किया था कि आपको बच्चा किस लिए चाहिए था। आपको पता है किसी को भी उसको डिवाइन एंजल बनाने के लिए या डिवाइन सोल को लाने का पर्पस नहीं था। किसी को था कि इनफर्टाइल ना कहलाऊं, किसी को था स्टेटस सिंबल है, किसी को था फैमिली को चाहिए। किसी ने नहीं कहा, बहुत कम परसेंटेज थे जिन्होंने कहा मुझे बच्चे पसंद है, मैं डिवाइन सोल को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं क्रिएशन का पावर है मुझ में, मैं उस क्रिएशन को फील करके उस क्रिएशन को क्रिएट किए हुए चीज को बाहर लाना चाहती हूँ। बहुत कम परसेंटेज थे। एग्री डॉक्टर राजश्री? जब हम लोगों का पहला सर्वे, बहुत लोगों का कंपैरेटिव रहता है कि मेरे साथ उसकी शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए, मुझे नहीं है। एग्जैक्टली उनको बच्चे हो गए, मुझे बच्चे नहीं हुए इसलिए मुझे। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये समझने की चीजें हैं कि आप जिस सोल को लाने की बात भी कर रहे हो उसके पीछे का आपका पर्पस देखो क्या है, आपका इंटेंशन देखो क्या है, और फिर आप चाहते हो कि आपके यहाँ एक डिवाइन सोल आए, कैसे आएगी। एक और फैक्ट आपको बता देती हूँ, हम अपनी जिस एनर्जी पे हम रहते हैं और हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उसी से मिलते जुलते सोल को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ। तो आपको क्या चाहिए, हम लोग कहते हैं ना, प्रेगनेंसी अगर आपको प्लान करना है, आप जब सोचते हैं कि हाँ अब मैं प्लान करूंगी, तो 2-3 महीने पहले, कहिए तो 6 मंथ्स पहले से अपने पे काम करना शुरू कर दी। क्योंकि आप अगर नेगेटिव स्टेट में हैं और आप नेगेटिव जोन में रह रहे हैं और आप स्ट्रेस में चाह रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आप उस सोल को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड, उनकी अपनी कुछ ऐसी सफरिंग हो जिनसे वो खुद भी बाहर निकलना चाहते हैं। उनको है कि मैं इस दुनिया में जाके कुछ लेसन और लर्निंग लेके अपने को फ्री करना चाहता हूँ। मैं ये सोल वर्ल्ड की बात बता रही हूँ, राइट। तो जो पर्पस है, स्टार्ट करते हैं कि इनफर्टिलिटी अपने आप डायग्नोस मत करो, डॉक्टर्स के लिए छोड़ दो। बहुत बार मैंने देखा है अपनी लाइफ में, सभी डॉक्टर्स एग्री करेंगे कि वो 2 साल 3 साल साथ रह रहे हैं, बट वो जो मेन फर्टाइल पीरियड है उसी में नहीं रह रहे। हस्बैंड उसी टाइम में बाहर काम चले जा रहे हैं, कुछ हो गया तो वहां चले गए, और सिर्फ सही समय बताया और उनका काम बना है। और वो कहते हैं ना, बनाता तो ऊपर वाला है, नाम हमें दे जाता है, अरे डॉक्टर साहब के यहाँ काम बना, डॉक्टर साहब क्या। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को लेबल मत करो मैं इनफर्टाइल हूँ, क्योंकि आज पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं, डायग्नोसिस तो सभी डॉक्टर्स एग्री करेंगे, पेशेंट लेके आता है, अभी हमको डायग्नोसिस नहीं बनाना पड़ता। अब मेडिकल कॉलेज में मुझे लगता है डॉक्टर राशि, ये एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए लोगों को डायग्नोसिस बताओ, क्योंकि डायग्नोसिस हम बोलेंगे पेशेंट लेके आएगा अपने पास, हमें ट्रीटमेंट सिखाओ सर बस, क्योंकि ट्रीटमेंट जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस तो बता ही रहे पेशेंट। तो अब इनफर्टाइल भी अपने को बोल रहे हैं, और बार बार बोलती हूँ मत बोलो, हो जाएगा सच, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, समझो इस चीज को।
राइट। तो यही एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को समझाने की, और रियल एग्जांपल्स देने का पर्पस बस यही है कि बहुत ज़्यादा सफरिंग बढ़ रही है सिर्फ हमारे जो हम सर्च कर रहे हैं गूगल पे और उससे कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि मेरे में भी ये सारे चैलेंजेस। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आज आप लोगों के साथ सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। वी आर ऑल बोर्न विथ परफेक्शन। हम सब का जन्म फुल परफेक्शन के साथ हुआ है। ऊपर वाले की बनाई हुई किसी भी चीज में, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे ह्यूमन, कोई फ्लॉज नहीं है, एक भी नहीं है, फुल प्रूफ है। इसलिए हम तीनों के साथ कोई वारंटी और गारंटी कार्ड नहीं आया हो, राइट। सेकंड मैं कहती हूँ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंगस्ट अस। उन्होंने जितनी भी हम लोगों को क्रिएट किया है, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आवर बॉडी हैज ऑल द सिस्टम्स नीडेड फॉर आवर परफेक्ट फंक्शनिंग। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है, 90% सिस्टम हमारे सारे जो है चलाने का पावर उन्होंने सब कॉन्शियस को दिया है। जितने भी इनवॉलेंट्री है, चाहे आपका डाइजेशन हो, चाहे आपका हार्ट बीट चलाना हो, चाहे आपका रेस्पिरेटरी हो, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, आप मैं और आप बात कर रहे हैं और अंदर में सारे सिस्टम चला रहा है, कोई तो चला रहा है कॉन्शियसली, तो हम यहाँ हैं। तो आप सोच के देखो कि डिविनिटी ने कितना खूबसूरत बनाया हम सब ऑर्गन्स अपने आप बिना किसी मेहनत के, हमारे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, वो अपने आप खूबसूरती से काम कर रहे हैं। ऑल आर ऑर्गन्स आर मेड टू वर्क परफेक्ट। सबको अपना काम परफेक्टली पता है। वी ऑल आर डिवाइन सोल्स विद पावर टू क्रिएट लाइफ। भगवान ने जो हमें ये पावर दिया है कि हम लाइफ को क्रिएट कर सकते, और लाइफ को क्रिएट करने का पावर दो ही लोगों के पास है, एक डिविनिटी के और एक मदर के। आज इस चीज को समझिए कि ये सबके पास है ये पावर। फिर मैं पूछती हूँ कि तो फिर लगता ना कि फिर जिनके बच्चे नहीं है वो ये सोचते कि फिर हम क्यों सफर कर रहे हैं, व्हाई वी आर सफरिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वो सारी चीजें आपके बीच में लेके आई। उसके पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। माइंड और बॉडी में एक खूबसूरत सा कनेक्शन होता है। हमें क्या लगता है कि अगर मुझे बच्चा चाहिए, अगर मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, तो मुझे सिर्फ डॉक्टर कंसल्ट करना, 6 महीने इस डॉक्टर के पास, 6 महीने इस डॉक्टर के पास, 6 महीने वो मुझे दवा देंगे और बच्चा होगा। अगर दवा से बच्चा होता तो हम डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेट पे दवाइयाँ भी अवेलेबल है आज की, राइट। तो मेरा जो आप लोगों को बताने का पर्पस है कि देयर इज अ ब्यूटीफुल कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। अभी सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। इमेजिन करना है, सिर्फ अपने थॉट में ये क्रिएट करना है कि आपके मुंह में किसी ने बहुत ही खट्टा नींबू निचोड़ दिया है। सिर्फ थॉट में क्रिएट करना कि आपके मुंह में किसी ने बहुत ही खट्टा नींबू, बहुत खट्टा है, आई थिंक अब तक का सबसे ज्यादा खट्टा है वो। आंखें खोलिए, क्या फील किया आपने। तो यही हमारे जो बताने का पर्पस है कि हमारे सारे ऑर्गन्स, जब भगवान ने बोले कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेंगे, तो ऑर्गन्स क्यों नहीं अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लग रहा है हम नेगेटिव चीजें यहाँ रख रहे हैं सिर्फ। बट देयर इज अ ब्यूटीफुल कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। आप जो यहाँ पे देंगे ना, वो कमांड हमारे ट्रिलियन सेल्स को तुरंत कन्वे हो जाता है। तो आज के बाद क्या सोचना है, आप ये मत सोचिएगा कि ब्रेन सिर्फ यही है। ट्रिलियन ब्रेन्स है हमारे बॉडी में, जितना सेल है सबका अपना एक ब्रेन है। आज तक यही पढ़ते आए ना, एक ही ब्रेन है, नहीं, हमारे पास जितने सेल्स हैं, ट्रिलियन सेल्स के मिलने से हमारी बॉडी बनी, और हमारे पास ट्रिलियंस ब्रेन है। जो आपने यहाँ कमांड दिया, आपके ऑर्गन्स वैसे ही काम करें। आज बहुत सारे लोगों के रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल है, बट स्टिल मैं बच्चों में खास करके मैं देख रही हूँ कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। 2 साल 3 साल जब तक हम उनको विड्रॉल के लिए मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। ऑल रिपोर्ट्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट। लेकिन जब मैं उनको, अब चूंकि ये पावर जानती हूँ, इनको जब थोड़ा सा मैं बच्चों को काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ, उनसे रेपो बिल्ड करके उनसे बात करती हूँ, तो पता चलता उनका जो थॉट है, मैं गिव अप कर चुकी हूँ मैडम, मुझे लाइफ में किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं गिव अप कर चुकी। वो थॉट उनको लगता है यही है, बट वही सेम मैसेज कन्वे होता है ईच एंड एवरी सेल्स को, और सेल्स के मिलने से ही हमारे सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो सारे ऑर्गन्स को मैसेज क्या करना है, गिव अप करना है, बहुत काम नहीं करना है, कम काम। हर मैसेज एज इट इज कन्वे होता है। ये ऑर्केस्ट्रा का लीडर है, ये जो धुन बजाएगा सारे सेल्स उसी धुन पे काम करेंगे। ये गांठ बांध लीजिए आज, और ये साइंटिफिक फैक्ट, राइट। तो हमारे माइंड और बॉडी में बहुत सुंदर कनेक्शन है। अब हमारे माइंड और बॉडी के बीच में एक पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा है। माइंड बॉडी कनेक्शन में क्या होता है, देयर इज अ अवेयरनेस है कि यस, मैंने सोचा और मेरे मुंह में वो टेस्ट आया। आप आज के बाद क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, एक पुराने किसी भी इवेंट को याद करिएगा, और आप देखिएगा आपकी बॉडी में कहीं डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नेगेटिव इवेंट हुआ है, उसकी मेमोरी आपके बॉडी के उस एरिया में स्टोर्ड है, क्योंकि जो पास्ट लाइफ की मेमोरी होती है वो हमारे डीएनए में स्टोर्ड होती है, बट इस लाइफ की जो मेमोरी है वो हमारे मसल्स में स्टोर्ड होती है।
हमारी बॉडी में स्टोर होती है, इस फिजिकल बॉडी में स्टोर होगी, कहीं भी स्टोर। आज मैं कहती हूँ ना, लिवर चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सबके लिवर में आप कोई चैलेंज देखिए और सबका बहुत बड़ा इश्यू होता है। मैं तो ओवरवेट नहीं हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, एवरेज वेट है मेरा, फिर मेरा फैटी लिवर क्यों आ रहा है, फिर मुझे हिपैटोमेगैली क्यों है। आज मैं बताती हूँ, लिवर को हम लोग कहते हैं कि यहाँ एंगर स्टोर करते हैं, सप्रेस्ड एंगर। आज हम सब के अंदर ना एंगर है, जिसको हम लोगों ने सप्रेस करके रखा है कि रिलेशन ना खराब हो जाए, जॉब न चली जाए, बॉस मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे अपने मुझसे नाराज ना, हमारे बच्चे ना नाराज ना हो जाए। इस वजह से हम उस एंगर को सप्रेस कर रहे हैं और लिवर इज द प्लेस जहां हम अपना एंगर स्टोर कर, राइट। तो पार्टनरशिप क्या होता है, कनेक्शन तो समझ गया। पार्टनरशिप में क्या होता है, वहां पे अवेयरनेस होता है, उसके बाद आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, फिर आप उसको कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, आपकी बॉडी कोऑपरेट करना शुरू कर देती है आपके फेवर। ये 100% साइंस है। लेकिन लगेगा बॉडी से कैसे बात कर सकते हैं और बॉडी हमें कैसे सुनेगी। पहले अपना क्यूस कम करना होगा यहाँ, फिर आप जब भी बॉडी से बात करेंगे, आप बॉडी को, आप इस चीज को फील करेंगे कि आपने जो भी उससे कमांड दिया है वो आपके लिए काम करना शुरू, राइट। एक चीज यहाँ पे और आप लोगों को बोलूंगी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मोस्ट हमारे लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, मैं चाह के भी खुश नहीं हो पाती। आपको नहीं पता मैंने कितने दुख देखे हैं, मैं एग्री करती हूँ। अब देखिए, यहाँ दुख है, सारे चैलेंजेस, हमारे हर्ट्स यहाँ स्टोर कर रखे हम लोगों ने, बॉडी में भी स्टोर्ड है, बट इसको हम नहीं रोक सकते, बट बॉडी को हम सही कर सकते। कैसे, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताती हूँ। एक अभी क्या करना, एकदम ऐसे जैसे लूज होकर के बैठिए और कोई भी पुरानी चीजों को याद करिए जो आपको तकलीफ देती रही आज तक, जिसने बहुत हर्ट किया। आप सही भी थे तो भी कोई आपको सही ले नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। आंखें खोली, चीजें रिलीव हो गई, सारी चीजें। अच्छा नहीं महसूस कर रहे, कैसा महसूस कर रहे। अब एक काम करिए, अब अपने शोल्डर को ब्रॉड करिए, एकदम ऐसे, हाँ, और थोड़ा सा अपना नेक ऊपर करिए, चेहरे पे स्माइल लाइए। अब उसी इवेंट को फिर से याद करिए, अब कैसा महसूस कर रहे हैं। जो समझाने का पर्पस है ना कि हम यहाँ नहीं कंट्रोल कर सकते, बट भगवान ने इतना सुंदर बनाया है कि जब तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओ ना, तो बॉडी को कंट्रोल करने का पावर उन्होंने हमें दिया है। आप अपने से फिजियोलॉजी को, अपने एटीट्यूड को ना पॉजिटिव बना लो। जैसे हमने शोल्डर ब्रॉड किया, अपने नेक को अप किया, एक हमारा पॉजिटिव उसमें हम चले जाते हैं फिजियोलॉजी में। अब आप उसी इवेंट को याद कर रहे हो तो आपको दुख आ ही नहीं रहा है। आप कितनी भी कोशिश करोगे, अगर मैं कहूँ कि दी प्लीज रो के दिखाइए, आप रो ही नहीं पाएंगे इस सिचुएशन। तो हमारा जो बताने का पर्पस बस यही है कि हमारा माइंड एंड बॉडी में बहुत खूबसूरत कनेक्शन और बहुत सुंदर पार्टनरशिप है। आप अपनी बॉडी को जो भी कमांड देंगे, आपकी बॉडी आपके लिए काम। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हम लोगों ने जान लिया कि माइंड एंड बॉडी में बहुत खूबसूरत कनेक्शन भी होता है और माइंड एंड बॉडी में एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में जब आप उससे, आपको अवेयरनेस है वहाँ पे, दूसरा आप उससे कम्युनिकेट करते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, जो भी है प्लीज मुझे हील करो, मुझे मेरी मदद। आई नो आपको हीलिंग आती है, आप मुझे हील कर सकते हो। अब जैसे इनफर्टिलिटी की बात है, अगर आप उससे ये बात करोगे कि मैं बच्चा चाहती हूँ और मुझे पता है आप मुझे बच्चा दे सकते, आपको 100% आपका काम बनेगा। बट आप कमांड क्या दे रहे हो, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा होगा कि नहीं होगा। कोई भी सही क्वेश्चन आके नहीं पूछ रहे, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अगर सच हो गया तो कभी बच्चे नहीं हो, राइट। उसके बाद आते नेक्स्ट पे कि हमारी सफरिंग की जो वजह है वो क्यों है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और फियर में रहते हैं, जैसे ही आपने 2 साल प्लान नहीं किया और 2-3 महीने आपने प्लान करना शुरू किया प्रेगनेंसी के लिए और आपका काम नहीं बनता, आप स्ट्रेस और फियर में चले जाते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सुन रखा है, सर्च कर रखा है कि उनको बच्चे नहीं हुए, उनको भी बच्चे नहीं हुए, मतलब जितने भी नेगेटिव कंटेंट थे वो आपके अंदर प्रोग्रामिंग में है। तो आप स्ट्रेस और फियर में चले जाते हो और जैसे ही आप स्ट्रेस और फियर में जाते हो, आपकी बॉडी का जो कोपिंग मैकेनिज्म, जिसको डिफेंस हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं, बॉडी का डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और आप फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले जाते। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जैसे ही आप जाते हैं, सबसे पहले क्या काम करता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप करता है, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड के लिए स्ट्रेस और फियर भी फॉरेन बॉडी है। डिविनिटी ने हमें बहुत सुंदर बनाया था एक्चुअली। जब उन्होंने हमें बनाया तो देखा कि मैंने फुल प्रूफ इंसान बना तो दिया है, बट इसमें कोई डिफेंस सिस्टम नहीं डाला है। इस दुनिया में आए थे तो हम केव्स में रहते, तो उनको था कि शेर, चीता, कोई चीज आएगा तो इसके में कुछ ऐसा मैकेनिज्म मुझे डालना होगा कि डेंजर को सेंस कर सके, और डेंजर को सेंस करके फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स डाला, जिससे कि मतलब फाइट करेगा या अपने को बचा ले उस डेंजर से। ये पावर दिया। आपको पता भी नहीं कि भगवान ने हमें कितना सुंदर बनाया, मैं अभी बताती हूँ। और उन्होंने इस डिफेंस सिस्टम को हमारे अंदर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने एक और सिस्टम, इम्यून सिस्टम डाला, कि मैंने इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना दिए, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो नेकेड आई से दिखते नहीं। तो इंसान इस शेर, चीता से तो लड़ लेगा, बट इससे कैसे लड़ेगा। तो उन्होंने इम्यून सिस्टम भी डाल दिया कि चलो
ये उनसे फाइट करके रहेगा और अब इम्यून सिस्टम अच्छे से एक्टिवेटेड रहेगा, काम करेगा, तो इसको कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज नहीं हो, राइट। अब हमने क्या किया, अपनी लाइफ में फियर और स्ट्रेस को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया। ये कह के स्ट्रेस तो नॉर्मल है, अरे फियर तो नॉर्मल, ये नहीं नॉर्मल है। हम बोल बोल के उसे नॉर्मल बना रहे हैं, बट माइंड के लिए, बॉडी के लिए आज भी वो नॉर्मल नहीं है। इसलिए जब भी आप फियर और स्ट्रेस में होते हैं, आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप जिस मैकेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले जाते हैं। ये विद इन सेकेंड होता है। आप अभी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप रोड क्रॉस कर रहे हो और आप अपने ही ट्रांस में हो, दूसरी दुनिया में आप सोचते हुए चले जा रहे हो, अचानक आप पीछे हटते हो ट्रक देख करके। क्या काम किया इतनी देर? आपके माइंड ने सेंस कर लिया कि एक ट्रक बहुत तेजी से आ रही है और आपकी बॉडी ने फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के तहत आपको उस ट्रक से बचा भी लिया, आप बच गए। ये क्या काम किया वहां पे? ये रिस्पॉन्स वहां पे जो विद इन सेकेंड्स होता है हमारी बॉडी में, ये डिविनिटी का गिफ्ट है। लेकिन डिविनिटी ने जो ये हमें दिया था, ये बोला वंस इन अ ब्लू मून के लिए होगा। बट हम क्या करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस और फियर में रहने से हम बार बार इस अपने रिस्पॉन्स को, ये मैकेनिज्म को एक्टिवेटेड ही रखते हैं। और ये एक बार एक्टिवेट होता है तो ये सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप करता है, क्योंकि इस मैकेनिज्म को वर्क करने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, और हमारे जितने भी बॉडी में सिस्टम्स काम कर रहे हैं सबको एनर्जी चाहिए। एंड यही रीजन है ना कि हम खाना खाते हैं, उससे डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, फिर उससे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स में जाते हैं और हम एनर्जी फील करते हैं और हम काम करते हैं, राइट। तो जब हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाते हैं तो सबसे पहला जो बॉडी को एक मैसेज किया जाता है कि देयर इज अ डेंजर, अब मुझे इसको पहले देखना है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप करेगा, वहां एब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देगा, एक्सक्रीशन स्टॉप करेगा। दूसरा क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टॉप करेगा कि अभी बच्चा पैदा करना ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी हमारे लिए जो डेंजर सामने आ गया उससे लड़ना जरूरी है मेरे लिए। अभी इम्यून सिस्टम को भी कहता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को भी बहुत एनर्जी चाहिए फाइट करने के लिए, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, किसी भी तरह की चीजों से, इन्फेक्शन से, तो उसको भी कहता है, आपको रोकता है उसको इम्यून सिस्टम भी कि स्टॉप, अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी आपसे भी बड़ा काम करना हमें है, क्योंकि बहुत बड़ा डेंजर है फियर और स्ट्रेस। हमारे माइंड के लिए फियर और स्ट्रेस भी एक मॉन्स्टर की तरह है, और वो फियर और स्ट्रेस ना, मैं कहती हूँ कि मेड आएगी कि नहीं आएगी, छोटा सा फियर है। और बड़ा सा फियर कि मैं आज नौकरी पे जाऊंगी, मेरा बॉस मुझे निकाल तो नहीं देगा, वो बड़ा फियर है। बट माइंड को फियर इज फियर, बड़ा छोटा फियर नहीं समझ में, बड़ा छोटा स्ट्रेस नहीं समझ में, उसके लिए स्ट्रेस इज स्ट्रेस, फियर इज फियर, राइट। तब क्या होता है कि ये सारे सिस्टम को स्टॉप कर देता है। उसके बाद ये एक अनदर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं HPA एक्सेस, उसको एक्टिवेट कर देता है। अब क्या करता है, उसको जब वो एक्टिवेट कर देता है तो वो पूरे टाइम प्रोटेक्शन में लगने के लिए क्या करता है वो, कि हाइपोथैलेमस को मैसेज कर, आप टर्म्स पे मत जाइएगा बहुत ज्यादा, एक मैसेज कन्वे होता है हाइपोथैलेमस, वहां से क्या होता है कि ACTH रिलीज होता है। ACTH क्या करता है कि किडनी के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, जहां से कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है और बॉडी में, तो वो हमारे लिए, हम इस मैकेनिज्म में हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है, क्योंकि हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्शन करने के लिए उसका होना बहुत जरूरी है, राइट। अब क्या होता है कि कॉर्टिसोल का हमारी बॉडी में एक लिमिट टाइम में ही वो हायर लेवल पे जाता है, बट जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें रहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ये लेवल पूरे टाइम हाई बना रहता है। और ये बनता कैसे है कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में गुड लिपिड होते हैं, जो अच्छे, हम लोग जो लिपिड्स कहते हैं, गुड लिपिड्स जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे बनता है। तो जब देख रहा है हमारा माइंड और बॉडी कि अभी डेंजर बाहर है, तो ये जो गुड लिपिड है उसको कहता है कि आप मैक्सिमम कॉर्टिसोल प्रोडक्शन पे काम करो। और वही गुड लिपिड हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एटसेट्रा, ये सारे उसी गुड लिपिड से बनते। तो हमारा माइंड मैसेज क्या देता है कि अभी प्रोटेक्शन हमारी प्रायोरिटी है, अभी तुम ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन बनाना रोको, अभी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो गुड लिपिड कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? कॉर्टिसोल बना रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल स्टील। वो जिस काम के लिए गुड लिपिड का जो फंक्शन था कि बहुत कम मात्रा में उसे कॉर्टिसोल बनाना पड़ता, लेकिन आज की डेट में चूंकि हमने फियर और स्ट्रेस को अपनी लाइफ का खूबसूरत सा पार्ट बना लिया है, अपने बच्चे की तरह से पाल पोस रहे हैं अपने अंदर में, तो वो क्या कर रहा है, पूरे टाइम हमारा जो गुड लिपिड है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो पूरे टाइम लगा हुआ है कॉर्टिसोल बनाने।
कॉर्टिसोल प्रोडक्शन की। और हमारा जो मेन काम है, जिसके लिए हम इतने दिनों से डॉक्टर घूम रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, बट पता नहीं क्यों आपका काम नहीं। आज आपको रीजन समझ में आएगा कि आपका जो भी हार्मोन आपके लिए चाहिए, आपको चाहे वो आपको पीरियड्स की रेगुलरिटी हो, आपको चाहे बच्चे नहीं हो रहे, ये सारा ये रीजन है। और आज तो सबसे अच्छा एक चीज मैं और देखती हूँ, मतलब मैं फैटी चीज नहीं लेती हूँ, वो ले ही नहीं रहे फैटी चीज। आपको कहाँ से मिलेगा फैट? और आप क्या कराते हैं आजकल, हम लोग जो कराते हैं लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता। अगर आपको रियल अपने बॉडी का कोलेस्ट्रॉल देखना है तो फ्री कोलेस्ट्रॉल चेकअप होना चाहिए, राइट? उसको देख करके आप सारा फैट खाना बंद कर। फैट का भी उतना ही रोल है हमारी बॉडी में जितना बाकी न्यूट्रिएंट्स का, राइट? तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत होगी कि आज हम लोगों के जो चैलेंजेस हैं, चाहे पीरियड से रिलेटेड चैलेंजेस हो, चाहे वेट से रिलेटेड चैलेंजेस हो, या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड चैलेंज, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको आप लोगों को समझाने का जो पर्पस था, इसी चीज को डायग्राम में लेके आई हूँ कि जैसे ही कोई आप स्ट्रेस और टेंशन या इसमें जाते हैं तो एमिगडाला रिएक्ट करता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है और वहां से एड्रेनलिन रिलीज करता है। फिर एड्रेनलिन जो है वो रिलीज होता है तो क्या होता है, जब भी आप फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्यूपिल डायलेट हो गई है, मुंह सूखने लगा है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और डाइजेशन को तो स्टॉप कर ही देता है, एब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि फिर वो HPA एक्सिस को एक्टिवेट करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज देता है कि ACTH रिलीज। ACTH एड्रिनल ग्लैंड पे काम करके कहता है कॉर्टिसोल प्रोडक्शन पे काम करो। कॉर्टिसोल प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, जितने भी गुड लिपिड को कमांड करता है कि अभी सेक्स हार्मोन्स मत बनाओ, अभी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फियर और स्ट्रेस से लड़ना। और जो गुड लिपिड हमारे बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे काम कॉर्टिसोल बना रहा है। और इम्यून सिस्टम को तो पूरा शट डाउन किए ही हुए है, इस वजह से आए दिन कोल्ड, कफ, एलर्जिक रिएक्शंस, स्किन इन्फेक्शन या स्किन डिजीज जब आपको होना शुरू हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक्सट्रीम डिग्री ऑफ फियर में, क्योंकि स्किन को हम लोग कहते हैं ना लार्जेस्ट ऑर्गन भी कंसिडर किया गया है और सबसे कहते हैं टफेस्ट कहा गया है, जिसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं इन्फेक्ट। बट आज स्किन डिजीजेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हम 100% नींद में भी फियर में है, राइट? तो ये चीज़ आप लोगों को जो समझाने का पर्पस था कि अगर आपको कोई भी लाइफ में हेल्थ चैलेंज है तो आपको सबसे पहले अपना स्ट्रेस और फियर का, तभी जाकर के आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक चीज लाई हूँ कि जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहते हैं तो इनफर्टिलिटी तो होती ही होती है, हम बच्चा होने में हमें बहुत दिक्कत आती है। उसके अलावा क्या होता है, हम हार्ट डिजीज को भी इन्वाइट करते हैं, ब्लड शुगर हमें हो जाता है, डाइजेस्टिव इशू होता है। आज देखिए डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज जिनका बहुत ज्यादा वेट हो, कहते हैं हम कुछ खाते नहीं है फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। आपको पता है प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो वो गलत डायरेक्शन में ही आपकी बॉडी में लगे। डाइजेशन नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एक्सक्रीशन नहीं होने से आज जितने भी डॉक्टर्स यहाँ हैं वो एग्री करेंगे मुझसे, रीनल स्टोन्स बढ़ रहा है, रीनल चैलेंज भी बढ़ रहा है। पहले इक्का दुक्का हम लोग रीनल स्टोन्स देखा करते, तो आज ये सारे रीजंस हैं। हमारे सिस्टम को जब वो स्टॉप कर देते हैं हम इतने सारे फंक्शंस को कि नहीं अभी तुमसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरा जो डेंजर है उसको मुझे देखना, राइट? मेरा एक जूनियर है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, मैंने एक बार उससे पूछा था, वो पर डे 100 पेशेंट्स देखता है। मैंने एक बार ऐसे ही पूछा था कि भाई मेरे को ये बताओ तुम 100 पेशेंट्स देखते हो गैस्ट्रो के, कितने में तुम्हें डिजीज मिलता है? आप खुद ही सरप्राइज होगा सुन के। उसने कहा था दीदी सिर्फ 2%, 98% में कोई रीजन नहीं है। आज कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टॉप हो गया, एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, तो आपको आज कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस किए हुए इसलिए हमें कोई भी डिजीज बहुत ही आसानी से हो जाती है। ब्लड प्रेशर का इशू होता है, मेमोरी और अटेंशन का चैलेंज आ रहा है, और आज ये बच्चों के साथ भी है। पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता, कहाँ से याद रहेगा, वो पूरे टाइम फियर में है, राइट? तो ये एक बताने की कोशिश है कि अगर हम अपने को ये कमांड देना नहीं छोड़ेंगे ना कि स्ट्रेस और फियर तो नॉर्मल है, तो हम इसी पूरे इस चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे, फिर डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करते रहेंगे, बट लाइफ में कुछ भी बेहतर होने नहीं वाला है। क्योंकि हम डॉक्टर्स भी दवा वही लिखेंगे क्योंकि एक ही पढ़ाई की है हमने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जिस डॉक्टर के आपका काम बनता है ना, मैं आपको 100% बताती हूँ, वो आपका फेथ होता है उस डॉक्टर पे। आप उसका नाम सुन के आए होते हैं, अरे इनके यहाँ तो किसी का भी काम बनता है, उस फेथ से आपका काम बनता है, राइट? तो अब हम मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये बताने का, क्योंकि स्ट्रेस तो जान गए हम, फियर जान गए। अब अगर हमें स्ट्रेस से जीतना है, स्ट्रेस को हटाना है अपनी लाइफ में, तो मैं किन चीजों को प्रैक्टिस करना वो बताती हूँ। फर्स्ट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन हर कह सकते हो ना, चाहे फिजिकल चैलेंज हो, मेंटल चैलेंज हो, इमोशनल चैलेंज, सबके लिए मेडिटेशन सबसे कारगर इलाज, 100% फुल प्रूफ
विद गारंटी, बट मेडिटेशन सही होना चाहिए। मैं आज आपको लोगों को बताती हूँ, मेरे टच में एक संस्था है जो काफी काम करते हैं वो लोग मेडिटेशन। वहाँ की सिस्टर आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस है, हेल्थ इश्यूज है। तो मैंने कहा होना तो नहीं चाहिए, आप लोग तो इतना मेडिटेशन। हाँ, मैं 4 to 5 आवर्स अ डे मेडिटेट करती हूँ। मैंने कहा मेडिटेट करते हो फिर आपको इतना चैलेंज कैसे हो सकता? तो आप सोच के देखो कि मेडिटेशन के नाम पे वो बैठते तो है, बट वो मेडिटेशन में अपने इनर वर्ल्ड में जा करके अपने ट्यून नहीं कर पाते, अपने इनर वर्ल्ड, अपने थॉट्स को खुद को कंट्रोल होने से रोक नहीं पाते। बोला उन्होंने थॉट्स आते हैं फिर मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है, बट मैं बैठी रहती हूँ। नहीं, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम थॉट्स को नहीं आने दें। थॉट्स तो 60,000 पर डे आते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते, बट वो थॉट्स हमें ना कंट्रोल करे, दैट इज मेडिटेशन। वो हम सीख सकते हैं कि वो थॉट्स हमें न कंट्रोल करें। और वो कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें साइलेंस में बैठने की आदत डालनी है। और आज मैं आपको बोलती हूँ, आज के बाद अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाए। बहुत मुश्किल है साइलेंस में बैठना। बोलना जितना आसान है, डिफिकल्ट है उतना ही आसान। बहुत सारे लोगों को तो बेचैनी, जब हम लोग चुपचाप बैठाते हैं अपने सेशंस में, कहते हैं कि अभी आप शांति से बैठिए 5 मिनट तक, थोड़ी देर में आंख खोल लेते, अजीब सी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। आदत नहीं रही अंदर में, क्योस में रहने की जो आदत हो गई, साइलेंस में बैठने में दिक्कत होती है। और साइलेंस में बैठे भी हैं जो लोग, तो उनको लग रहा है सारे थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस उसके साथ अटैच्ड हो। नहीं, मेडिटेशन का हम कभी फिर अलग डिटेल में जाएंगे, लेकिन मेडिटेशन सबसे कारगर इलाज है। अगर आपने सिर्फ सही तरीके से मेडिटेट करना शुरू किया तो आप डिजीज फ्री हमेशा रहोगे और इनफर्टाइल भी नहीं रहोगे। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो और आपको डिजीज है, इसका मतलब कि आप सही तरीके से, राइट। और मेडिटेशन क्लोज्ड आई मेडिटेशन भी होता है, ओपन आई मेडिटेशन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज दूसरा होता है। ब्रेथ को ना भगवान ने हमें वरदान के रूप में बोला कि ये ब्रेथ ना तुम्हें हर चीज में हेल्प करेगी, हीलिंग से लेकर के, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो, चाहे मेंटल या इमोशनल। अभी हम लोग एक ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग करेंगे। अभी हम लोग जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, सब लोग यहाँ सुन तो रहे हैं, बट डेफिनेटली पीछे भी बहुत सारी चीजें चल रही हो, मेरी बातों से कुछ कनेक्ट होकर के कुछ चीजें, इवेंट याद आ जा रहा हो। तो अब जो है, मैं आप लोगों को जो कमांड दूंगी, वो एक्सरसाइज क्या करना है मैं पहले बता देती हूँ। आपको क्या करना है, इनहेल करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर एक्सेल करना है, फिर होल्ड करना है। इसको हम लोग बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं, इसको राजा ब्रीदिंग भी बोला जाता है, और इसको 4 कॉर्नर ऑफ यूनिवर्स ब्रीदिंग भी कहा जाता है। कि जो भी इस राजा ब्रीदिंग की प्रैक्टिस मतलब मैक्सिमम टाइम कर लेंगे ना, उनको कोई चैलेंज नहीं रहेगा रिलेटेड, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, चाहे इमोशनल, राइट। तो इसको करेंगे अभी हम लोग, और 10 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए और इसको करें। तो अभी जब आप ये ब्रीथ, अपने सांसों पे आपने फोकस किया, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। 100% जो है मेरा माइंड वाज फोकस्ड ऑन माय ब्रीदिंग। बिल्कुल भी मुझे कोई और ख्याल नहीं आया, बस काउंटिंग पे था थोड़ा बहुत। इसके अलावा और कोई थॉट नहीं आई। तो इसका मतलब हम अपने थॉट से इंगेज, अगर चाहते हैं कि मैं अपने थॉट से इंगेज नहीं, तो हमें अपने ब्रेथ को ख्याल करना। इसको हम लोग कॉन्शियस ब्रीदिंग, और हम लोग अभी अनकॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब हमारा सबकॉन्शियस हमें ब्रीथ करा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम डिजीजेस से बाहर आए, तो जो पैटर्न बना हुआ है उसको चेंज करना। और पैटर्न जो बना है इसलिए क्योंकि हमारा माइंड बार बार उन चीजों को रिवाइज कर देता है। अगर हमें उस पैटर्न को, न्यूरल पाथवे को ब्रेक करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस मेमोरी को आने नहीं देना होगा। और वो कैसे नहीं आएगा? इट्स अ सिंपल थिंग कि कॉन्शियस ब्रीदिंग करना शुरू करिए। और ये ब्रीदिंग जब भी याद आए, मैं कहती हूँ कुछ काम करो अचानक याद है, 2 मिनट ही तो लगते हैं, 5 टाइम्स 5 टाइम्स करना होगा, सबको सीखना होगा। और ब्रीदिंग का एक हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, वो भी बहुत खूबसूरत है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना होता। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको देखना है आपका पेट बाहर की तरफ निकल रहा है, फूल रहा है, और मैक्सिमम उसे फुलाना है, मैक्सिमम। उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करिए। उसके बाद जब एक्सेल कर रहे हैं तो आपको धीरे 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 एक्सेल करना है, और देखना है कि पेट आपका पिचक के पीठ से मिलता जा रहा है। आपको पता है ये एब्डोमिनो थोरैसिक ब्रीदिंग बच्चों की होती है, जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं, इसलिए वो टेंशन, उनको स्ट्रेस नहीं होता है। आप देखो, भगवान ने हमें उस ब्रीदिंग के लिए बनाया था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते, स्ट्रेस, फियर, टेंशन में जाते, हम थोरैको एब्डोमिनल ब्रीथ करने लगते, हम यहाँ से ब्रीथ कर रहे होते। अगर हम एब्डोमिनो थोरैसिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, और ये जो आपको ब्रीदिंग बॉक्स ब्रीदिंग सिखाई, ये 2 प्रैक्टिस भी अगर हम करें, सुबह उठने के बाद, बिस्तर छोड़ने से पहले, आप लाइन डाउन पोजीशन में भी, अगर मुझे लगता है 10 टाइम्स करने में, मुझे हार्डली लगता है आपको 5 मिनट्स लगे। अगर हम करके उठते हैं और फिर दिन की देखिए, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा माइंड पूरा रिवाइज कर लेता है सारी चीजों को, सारी नेगेटिव चीजें आना शुरू हो जाती। अगर उस समय आपने माइंड को कॉन्शियस ब्रीदिंग के रूप में एक आशीर्वाद दे दिया, एक गिफ्ट दे दिया, तो आप दिन भर कितना खूबसूरत बनाओगे। आप इस चीज को शेयर करना कभी भी आप लोग, राइट। मैं ये डाइजेस्टिव ब्रीदिंग अक्सर करती हूँ, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, बहुत मजा आता है। बहुत बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया है, इसको बिल्कुल करें सब, राइट। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू सो मच।
राइट। तो ब्रीदिंग आप लोगों को बताया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट। स्ट्रेस को अगर हमें कम करना है अपनी लाइफ में तो तीसरा होता है एक्सरसाइज। आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, फिजिकल कार्डियो कर सकते हैं, बेसिक एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे। मैं कहती हूँ 5 मिनट से स्टार्ट करिए। 5 मिनट्स इनफ होते हैं हमारी बॉडी के लिए स्टार्टिंग, राइट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से सर्कुलेशन होता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन उसी ब्लड के थ्रू मिलता है, तो प्रॉपरली उस सारे ऑर्गन्स को सप्लाई होगी, और जब अच्छे से सप्लाई होगी तो सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, राइट। उसके बाद आता है एनर्जेटिक ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग। इसको मैं कहती हूँ जब भी आप खा रहे हो ना तो सिर्फ खाना खाइए और वहीं रहिए। आज हमें इतना टाइम हो गया है, हम लोग 2 दिन पहले रात में क्या खाया वो किसी को याद नहीं। बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को पूछा है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन 100% लोगों ने बोला याद नहीं क्या खाया है। बट मैंने पूछा बचपन की वो खट्टी मीठी टॉफी याद है? वो नहीं याद था, वो टेस्ट भी आ गया लोगों के मुंह में। क्यों? क्योंकि जब बचपन में वो टॉफी खा रहे थे तो सिर्फ टॉफी खा रहे थे, कहीं और नहीं उड़े हुए थे, उसको रिलिश कर रहे थे, उसका टेस्ट ले रहे थे, उसका टेक्सचर फील कर रहे थे, कितना जूसी है फील कर रहे थे। और कभी कभी लग रहा आह ऐसी खुशबू भी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब कि पूरे जो 5 सेंसेस हमारे होते हैं उसके साथ हमने उस टॉफी को खाया है। और आज एक मैं कहती हूँ 56 भोग भी रख दो हमारे सामने तो हम खा के भूल जाते हैं हमने क्या खाया, क्योंकि हम कहीं और रहते हैं। तो जब भी आप खाना खा रहे हो ना तो उसको एनर्जाइज करके खाइए। पानी पी रहे हो उसे एनर्जाइज करके खाइए, पीजिए। और माइंडफुल ईटिंग हम लोग यही कहते हैं कि कॉन्शियस अवेयरनेस में रह के अपने 5 सेंसेस को यूज करके जब आप खाना खा रहे हो तो टच, अच्छा कितना सॉफ्ट रोटी है आज की मेरी, इतनी सोंधी बनाई है उन्होंने आज, इसका टेस्ट कितना अच्छा है। पहले तो थोड़ा स्वीटिश टेस्ट आता है और कितना सॉफ्ट है ये, खाने में कितना स्वाद आ रहा है। दाल कितना स्वाद है, इसमें जीरे का कितना अच्छे से तड़का उन्होंने डाला है, और दाल तो माशाल्लाह इतना अच्छा बनाया आज उन्होंने, क्या टेस्ट है। उसको रिलिश करिए, वो आप जब लेंगे तो वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का काम करेगी। आज क्या हो रहा है ना, हम इसको कैसे खा रहे हैं, चलते फिरते मुंह में डाल रहे हैं तो वो वैसे ही डल रहा है, सिर्फ हमें न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, हमें हेल्थ नहीं दे रहा है। आज यही रीजन है कि लोग खाना इतना सा खाते हैं, दवा मुट्ठी भर खा रहे हैं। और मैं किसी को अगर 1 या 2 दवा लिख दूं तो उसको बहुत तकलीफ होती है कि 2 ही दवा लिखा डॉक्टर साहब ने, इतनी फीस ली, 4-5 चीजों की तो दवाई नहीं लिखी। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं लिखूं कैसे, इतनी दवाइयाँ खाओगे कैसे, खाना कब खाओगे फिर दवा खाओ। बट एक हैबिट हो गई है हम, तो अगर हमने अपने खाने को एनर्जाइज नहीं किया ना तो आपको मेडिसिन अपनी लाइफ में ऐड करना ही पड़ेगा, राइट। 5th आता है मेडिसिनल लाफ्टर। खुल के हंसने से बड़ा कोई भी, मैं कहती हूँ, अच्छी दवा नहीं है। जो खुल के हंसते हैं ना उन्हें कभी कोई रोग नहीं, और अगर हो भी गया है ना, हंसना शुरू कर दीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे 100%। एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था नॉर्मन कजन को, उन्होंने क्या किया था, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस था उनको। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने सिर्फ लाफ्टर थेरेपी और विटामिन सी को ऐड करके अपनी लाइफ में उस डिजीज को 100% क्योर किया है। और उस बुक का नाम है एनाटमी ऑफ इलनेस, आप पढ़ सकते। तो आप सोच के देखो कि एक नॉन मेडिको जो डॉक्टर भी नहीं है, बस वो चूंकि जर्नल में काम करते थे, न्यूज़पेपर में काम करते थे, वो मेडिकल सेक्शन में आर्टिकल्स लिखा करते थे डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज था। सभी डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ विटामिन सी लूंगा, और उन्होंने लाफ्टर थेरेपी को अपनाया। चार्ली चैपलिन के जितने भी उनके कैसेट्स थे सारे खरीदे और एक जगह गए, और दिन भर उनको देख के वो हंसते रहते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी चीजों को ठीक किया। और आपको एक चीज विश्वास करना होगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, आपकी बॉडी को हीलिंग भी आती है, आपकी बॉडी आपके हर कमांड को मानती है। तो जब आप कहते हो कि नहीं मैं एकदम नॉर्मल हूँ, वो उसके मानेगा और आपकी बॉडी को नॉर्मल करेगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में हमारी हेल्थ से रिलेटेड सारे ब्लूप्रिंट्स। हमें ये नहीं बताना है कि श्वेता मुझे 55 वेट चाहिए, उसको पता है मेरी हाइट के लिए 50 वेट इज इनफ, मुझे उसको वेट का टारगेट ही नहीं देना है। वहाँ डीएनए में ब्लूप्रिंट है पूरा। जब हम कहते हैं मुझे मेरा स्टैंडर्ड वेट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू, मुझे मेरा स्टैंडर्ड वेट 50 पे लाके मुझे खड़ा कर, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करिए नाउ में रहने की, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, हमेशा कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने 5 सेंसेस के साथ वहीं रहिए। मन में जब भी आप 5 सेंसेस को यूज करेंगे ना, 5 सेंसेस को कोई भी काम करते समय, आपके थॉट्स रुक जाएंगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट इज रियल प्रेजेंट, गिफ्ट है हम सबके लिए, इसको समझिए, ये सबसे खूबसूरत है। हर इतना कुछ सिखा रहे हैं ना, सबका टेक अवे एक ही है, सब सफरिंग की एक ही दवा, प्रेजेंट मोमेंट में रहो बस, और कुछ नहीं है, राइट। उसके बाद आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ कि भगवान ने हम लोगों को एक विशिंग टूल दिया है, उसका नाम है खूबसूरत सबकॉन्शियस माइंड। उसके पास वो पावर है कि आप उसको जो भी कमांड दोगे वो आपके लिए फॉलो करे।
और हमारी बॉडी और माइंड के लिए स्ट्रेस में दोनों स्ट्रेस आता है, फिजिकल स्ट्रेस भी आता है और इमोशनल स्ट्रेस भी। ये दोनों ही उसके लिए फॉरेन बॉडी है, और जैसे ही आप इन दोनों इसमें रहते हैं आपकी बॉडी हीलिंग को स्टॉप कर देती थी, या आपके सारे अभी हम लोगों ने सिस्टम को बहुत डिटेल में जाना, वो सबको स्टॉप कर देती है, और फिर आपके बच्चे होने का भी इशू आपको बना रहता है। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो, उनको इन दोनों पे काम करने थे। और इसके लिए मैं कहती हूँ ना कि हमारे कंट्रोल में हमारी फैमिली नहीं है, हमारे कंट्रोल में सोसाइटी नहीं है। उनका कहना है कि वो लोग बोलते हैं इसलिए स्ट्रेस होता है। देखिए, जो अपने कंट्रोल में नहीं है आप उसको नहीं कंट्रोल, आपके कंट्रोल में आप खुद हैं, मेरे कंट्रोल में मैं खुद। तो मुझे खुद अपने इन दोनों स्ट्रेस पे काम करना, और इसके लिए ही मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई हैं। अगर आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी की बातों का कोई फर्क नहीं। आप क्या कहते हो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी दवा दिख दीजिए, क्योंकि लोग इतना बोलते हैं ना कि नींद नहीं आती है, पूरी रात हम जागे रहते हैं। वो सॉल्यूशन नहीं है, उससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आपको नींद तो आ जाएगी, दवा मैं दे दूंगी, बट प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आपको मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ खुद को करेक्ट कर सकते। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक ही इंसान है, वो मैं खुद हूँ। तो आप आउटर वर्ल्ड में कुछ भी कंट्रोल करने और करेक्ट करने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जो ये चीजें आपको सिखाई हैं, इसमें से कोई भी एक चीज उठा लीजिए। अभी स्टार्टिंग में मैं कहूंगी ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उठा लीजिए, इजी है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए उठा लीजिए। हंसना आजकल सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जब भी सेशन में पूछा है तो लोग हंसे ही नहीं है, सालों नहीं हंसे। तो दो चीज उठाइए यहाँ से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उठाइए और नाउ की प्रैक्टिस करिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस, राइट। उसके बाद मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ स्ट्रेस, कोई बताएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या रीजन है स्ट्रेस का आज हम लोगों की लाइफ? कोई गेस कर सकता है? यस जानब। मोस्टली जो मैंने नोटिस किया फाइनेंशियल इश्यूज हैं और दूसरों के बिहेवियर, ये दो चीजें मोस्टली स्ट्रेस को। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल इश्यूज एग्री करती हूँ जैनब से 100% है कि फाइनेंसेस को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और रिलेशनशिप इश्यूज 100%। तो ये जो है ये हमारा आउटर वर्ल्ड के रीजंस है, बट इनर वर्ल्ड का भी एक रीजन है स्ट्रेस का। फाइनेंसेस है, रिलेशनशिप है, जो बहुत अच्छा, आज वैलिडेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि हम कपड़े भी अपनी पसंद से नहीं पहनते। लोग मुझे इस कपड़े में देख के क्या बोलेंगे वो सोच के पहनते अपने कंफर्ट से कपड़े भी नहीं पहन रहे आज के। फेसबुक पे अगर एक फोटो भी पोस्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कितने लाइक्स मिले, लोगों ने वैलिडेट किया कि नहीं किया। तो 100% एग्री विद जैनब। एंड ये तो आउटर वर्ल्ड के हमारे रीजंस हो गए। इनर वर्ल्ड का भी एक रीजन होता है स्ट्रेस का, कोई बता सकता? कंट्रोल योरसेल्फ। बहुत अच्छा कहा, सेल्फ लव और सेल्फ इमेज इशू है, ये इनर वर्ल्ड का है। और चूंकि बहुत टाइम तक ये पता नहीं होता है, इसलिए बहुत हद तक इसको लेके स्ट्रेस नहीं होता। जब कोई रियलाइज करा देता है यू आर नॉट वर्दी, तब हम स्ट्रेस में जाते हैं। बट इनर वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस का, दैट इज अनफॉरगिवनेस। जो हम लोगों ने अपने अंदर स्टैक किया हुआ, एक के ऊपर एक माफ न करने का वो बना रखा। मतलब एक को माफ नहीं किया, दूसरा इंसिडेंस हुआ, फिर एक और उसके ऊपर डाल दिया, एक और उसके ऊपर डाल दिया, एक और। तो जो सबसे बड़ा रीजन है हमारे इनर वर्ल्ड के स्ट्रेस का, दैट इज आवर अनफॉरगिवनेस। आज मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगी कि क्या अफोर्डेबल है अनफॉरगिवनेस। आज आप खुद इस चीज को डिसाइड करिएगा कि किसी को फॉरगिव करना इज बेटर ऑप्शन या नहीं, अनफॉरगिवनेस इज अ बेटर ऑप्शन। तो मैं दोनों को बताऊं, अगर हम अनफॉरगिवनेस में रहते हैं तो हमें क्या क्या चुकाना पड़ता है उसके लिए मैं अनफॉरगिवनेस में अगर मैं रहती हूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहता है। इंसोम्निया, मुझे नींद की प्रॉब्लम रहेगी, मैं सो नहीं पाऊँ। मैं कहती हूँ मैं दुनिया को कि नहीं मैंने सबको माफ कर दी, नहीं, अनफॉरगिवनेस है तभी आपको ये चैलेंज। और भी कुछ चैलेंज हो सकते हैं, मेडिकल चैलेंज भी हो, इश्यूज हो सकते हैं, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आए दिन आपको परेशान, आप कुछ दिन तो ठीक रहोगे, फिर आपको डाइजेशन चैलेंज आएगा, कुछ ना कुछ डाइजेशन का इशू बना रहे। आपकी जो भी वुंड है ना वो लेट से हील हो। आप देखोगे ना कि जो स्लम एरियाज में रहते हैं, मैंने उनको देखा है, उनको कितने से बड़ा कट लग जाए, घाव लग जाए, हमें लगता था अरे इन्फेक्ट हो जाएगा, मिट्टी में खेल रहा है, कुछ नहीं होता था उनको, वो हील हो जाते। आज आप देखना अपने घर में हेल्पर ही है, आपको और हमें उनको सेम बीमारी होगी, मुझे ठीक होने में 10 दिन लगेंगे, वो 2 दिन में 3 दिन में ठीक होकर काम पे भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनफॉरगिवनेस नहीं होता है। वो बहुत जल्दी चीजों को ना लेट गो कर देते हैं। उनको लगता है मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे कुछ कर्माज ऐसे, अरे चलो माफ करो आगे बढ़ो। बहुत कम लोग हर्ट रखते हैं, क्योंकि उनका फोकस ना हर्ट रखना, स्टोर करना अपने पे नहीं होता है। उनको अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाना है, जो थोड़ा बेहतर उनको लगता है मुझे किसी भी कुछ भी करना है, बट इनको पढ़ाना भी है मुझे, ताकि मेरी जैसी जिंदगी न जिए। उनका फोकस ही अलग हो। उसके बाद प्री मैच्योर एजिंग हो जाती,
हार्ट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस होते हैं उनमें, और इम्यून सिस्टम वीक होता है। हम क्या सोचते हैं ना, ये सप्लीमेंट लेंगे इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, डेफिनेटली थोड़ा बहुत हो, बट अगर आपके अंदर अनफॉरगिवनेस है तो आप आए दिन बीमार, आए दिन आपकी लाइफ में चैलेंजेस हेल्थ से रिलेटेड बना ही रहे। तो अब आप सोच लीजिए कि एक माफी न करने से हमें इतनी सारी पेमेंट चुकानी पड़ती, और अगर माफ कर दिया तो नो मेंटल इश्यूज, नो फिजिकल इश्यूज एंड ग्रोथ इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप। अब आपके हाथ में छोड़ती हूँ कि आप किसको ऑप्ट, फॉरगिवनेस को या अनफॉरगिवनेस, क्योंकि जब आप अनफॉरगिवनेस में हो तो आप स्ट्रेस में हो, आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपको पूरा मैंने मैकेनिज्म समझाया है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल स्टील होगा, और सारा जो आपका गुड लिपिड है जो आपके हार्मोन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं बनाएगा, कॉर्टिसोल बनाने में लगा रहेगा, और आपकी ये इनफर्टिलिटी का इशू है वो वैसे ही बना, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे। फिर आप पूछते ना फिर क्यों नहीं काम बन रहा है, हम कहते स्ट्रेस कम करो, वो नहीं हो पा रहा। कुछ तो डिनाई भी कर जाते नहीं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैंने कहा अगर स्ट्रेस नहीं है तो काम बनना चाहिए। मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मेरा ही था। मैं ये साइंस जब सीख रही थी, मुझे लगता है 8 ईयर्स तो हो गए होंगे इस इंसिडेंट्स को। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, वो हमारे पास आए थे, तो उस टाइम उनकी एज 38 हो गई थी। थोड़ा लेट मैरिज किया था ड्यू टू स्टडीज एंड ऑल, जॉब वगैरह की वजह से। फिर 2 साल उन्होंने प्लान नहीं किया, फिर जब वो प्लान किए तो 38 की एज उनकी हो चुकी, और 2 साल उन्होंने दवा वगैरह लिया, और फिर हमारे पास आए, मतलब 3rd ईयर 39-40 की एज में। तो जब उनके सारे पैरामीटर्स कराए तो देखा उनका AMH लो हो चुका था, जो हम लोगों के लिए, हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन के लिए, एग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो लो हो चुका था। और इतना लो था जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर में जा रहा था, मतलब उनका ओवरीज फेल कर रहा था। और जब हम लोगों ने उनका एक्सरे कराया तो देखा दोनों ट्यूब्स बंद है उनकी। तो फिर कभी कभी पेन में भी हम लोगों ने देखा है कि दोनों ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, तो फिर हम लोग उसके एक एडवांस इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, दैट इज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में चूंकि एनेस्थेटाइज करके पेशेंट को देखते हैं तो उसमें बहुत बार ट्यूब खुले हुए आ जाते हैं, तो हम लोगों ने उनको उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, और वो लेप्रोस्कोपी करा के भी आए और पता चला कि दोनों तरफ बायलैटरल कॉर्नुअल ब्लॉक है, दोनों कोने पे वो ब्लॉक है, और दवा पास नहीं हुई। तो वो 41 करते कराते पूरे इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ्स और 1 ईयर में 41 की उनकी एज हो गई। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के फेवर में भी उनके हार्मोन्स बता रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए अभी आप टेस्ट ट्यूब बेबी को ऑप्ट कर लीजिए, क्योंकि वही आपके लिए ऑप्शन है। जितना डिले करेंगे ना, फिर पता चला कि आपको ओवम भी दूसरे से लेना पड़ रहा है, आपकी ओवम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रह जाए। तो वो गए IVF के लिए, एंड IVF फेल्ड। तब तक उनकी एज 42 के ऊपर हो चुकी, और वो एकदम फेडअप हुई। वो आए और उन्होंने कहा अब हमें कोई कोशिश नहीं करनी। और मैं ये साइंस अभी जस्ट 1 या 2 साल से सीख ही रही थी। मेरी वो फर्स्ट पेशेंट थी, अपने पे तो काम कर रही थी, बहुत ज्यादा अपने में समझ अभी नहीं आ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना ग्रोथ पहले नीचे होती है, आइसबर्ग। याद रखिएगा, आइसबर्ग जब देखा है तो 10% ही ऊपर दिखता है, 90%। तो अपने अंदर ग्रोथ हो रही थी, तो ऊपर कुछ किसी को भी नहीं दिख रहा था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट एक चीज था कि कमिटेड थी, करना ही है। इतने लोगों की लाइफ में अगर रिजल्ट्स मिले तो मुझे भी मिलेगा, चाहे वो 5 साल में मिले। और मेरी एक अच्छी क्वालिटी क्या है जो मैं आपको बताती हूँ, कि मुझे हमेशा लगता है मेरी कोशिश में कुछ कमी है इसलिए नहीं मिल रहा है। मेरे में ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं रिजिड नहीं हूँ इसको लेकर कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैंने अपना 100% दे दिया। नहीं, मुझे कभी नहीं लगता मैं अपना 100%। तो मैंने क्या किया कि उनको बोला आप एक काम करो। मैंने कहा अगर माइंड हमारी हर चीज को ले लेता, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता ये रिपोर्ट्स, तो उनको मैंने कहा आप एक काम करिए, आप दिन भर ना एक लिखिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और रात को सोते समय ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने पहला उनको बस एक ही टास्क ही दिया कि आप दिन भर ये बोलिए, दिन भर ये सोचिए, कोई विजुअलाइजेशन। उसके बाद तो हम लोग विजुअलाइज भी कराते हैं कि आप विजुअलाइज करो कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब सारी चीजें जो आपका प्रेगनेंसी के बाद होगा वो विजुअलाइज पूरा कराते हैं हम लोग। लेकिन तब मैंने जो फर्स्ट पेशेंट का बता रहा, मैंने उनको सिर्फ एक ही टास्क दिया कि एक कॉपी ले लीजिए और रेड पेन से लिखिए आई एम प्रेग्नेंट। तो वो हंसने लगी, बोले इससे क्या होगा डॉक्टर? मैंने कहा एक ट्रायल करना चाहती हूँ, आप ऐसे भी आप गिव अप कर चुके हैं, आपको है कि नहीं अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मुझे होगा भी नहीं और मुझे अब चाहिए भी नहीं। 6 मंथ्स उन्होंने लीव लिया अपने जॉब से, और मुझे लगता है 3 मंथ्स के बाद आया, बोले डॉक्टर मेरा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया, आई थिंक मेरे पीरियड्स बंद हो चुके हैं 3 मंथ। फिर हम लोगों ने भी बोला कि अच्छा ठीक है आप एक बार लेटो, आदत है पर एब्डोमेन करने की, देखा तो लगा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा ट्यूमर है इनको कोई। हमने कहा एक अल्ट्रासाउंड करा। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं एक थॉट चल रहा था कि ये प्रेगनेंसी न हो इन्हें, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं उस समय पढ़ रही थी और देख रही थी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। वो आए तो उनको 12 वीक्स की प्रेगनेंसी थी। उसके बाद उनको बेड पे लिटा के रखा, पूरे 9 मंथ्स में 2 बार बुलाया उनको एक एंटी स्कैन कराने के लिए। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड तो हो ही चुका था, मतलब हाँ उसी समय एक भेजा कि एंटी स्कैन कर दो, और एक 20 वीक्स पे बुलाया, और उसके बाद का 36 वीक्स होते सीधे हॉस्पिटल चले जाना। डिलीवर किया, सिजेरियन हुआ, एक बॉय बेबी हुआ उन्हें,
और मुझे लगता है 3-4 महीने के बाद फिर आए और बोले कि मुझे अबॉर्शन कराना है, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। हम लोगों ने सजेशन दिया ये मत कराओ, आपके साथ कुछ चमत्कारी, उस समय इसको चमत्कार का ही नाम देते हैं हम लोग, बट उनका अपना क्रिएट किया हुआ था। क्योंकि फिर उन्होंने शेयर किया कि डॉक्टर आपके बोलने से मैं तो नहीं लिखती, बट मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव थे, वो लिखते थे कि वी आर प्रेग्नेंट। उनको मैंने कहा था आप लिखिएगा वी आर प्रेग्नेंट, और उनको बोला था आई एम प्रेग्नेंट, तो वो लिखते थे। उनको देख के मुझे लगा कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी लिख दूं, तो उन्होंने लिखना शुरू किया और बोले कि रात में भी लिखते लिखते ही सो जाती थी और सुबह उठती थी तो चलता आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट। फिर मुझे लगा हे भगवान मैं पागल ना हो जाऊं, दिन भर मेरे दिमाग में चल रहा है आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट, मुझे इसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। भाई जॉब वो छोड़ चुके थे, घर में भी चूंकि रेस्ट में ही रहते थे क्योंकि घर में कोई काम उनको था नहीं। तो आपको मैं माइंड पावर बताया, आज उनके पास 2 बेटे, शी इज सो हैप्पी। तो ऐसे मेरे पास इनफ रिजल्ट्स हैं जो मतलब बस आपको सिर्फ फेथ करना है। वो उनके साथ क्या हुआ ना, मैं ये नहीं कह सकती कि उनको बहुत ज्यादा फेथ था, बट उन्होंने जो कमांड दिया ना अपने मन को, वो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ दिया, ऐड हो गया। और जिनको भी ये चैलेंज है, जो भी लोग हैं, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड अपने प्रोग्राम्स बना रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो जिनके भी नॉलेज में कोई ऐसे लोग हैं, उसमें सारे मेडिटेशंस भी हम लोग कराने वाले हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हम उन्हें सिखाएंगे कैसे विजुअलाइज करना है। तो आप उनको जब भी ऐसा स्टार्ट होगा तो मैं आपकी नॉलेज में डालूंगी, आप उनको शेयर कर देना कि इन चीज से जुड़ो और अपना काम खुद अपने हाथों से बनाओ, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल देने का जो पर्पस आप लोगों का था कि इस माइंड पावर को आप समझ। ऐसे मेरे पास इनफ पेशेंस, इनफ, किसी को 17 साल, किसी को 18 साल, किसी को 14 साल, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सबके पास आज बच्चे। बट वो है ना कि वो करता खुद वो है और नाम हमें देता है, ऐश्वर्य हमें दे रहा है वो, तो उनका शुक्रिया करते हैं, राइट। तो अब आज आपको ये सोचना है कि आप क्या अफोर्ड करो, अनफॉरगिवनेस कि फॉरगिवनेस। अब एक काम करते हैं, अनफॉरगिवनेस क्या होता है एक एक्सरसाइज से समझते हैं। सब लोग रिलैक्स हो जाइए एकदम, और मैं एक कमांड दूंगी आप लोगों को, उसको करना होगा आपको। कमांड में मेरा क्या है आपके लिए कि जब मैं बोलूँगी कि अपनी सांस को अंदर ले, अपनी सांस को अंदर ले लेना है और उसे होल्ड करना है। जब तक मैं ना बोलूँ रिलीज करने के लिए या एक्सेल करने के लिए, तब तक आपको एक्सेल नहीं करना। अगर मान लीजिए सफोकेशन फील होने लगता है या अनईजीनेस फील होने लगता है तो आप एक्सेल कर लीजिएगा, मतलब मेरे कमांड का वेट नहीं करिए, राइट। स्टार्ट कर, अपनी सांस को अंदर ले धीरे धीरे, अब होल्ड करें, होल्ड करके ही रखिएगा, होल्ड ही रखना है। एक्सेल हो गए, कर लिया लोगों ने, नहीं रोक पाए, राइट। इसका आंसर भी जैनब से लेते हैं। जैनब आप बताइए, जब आपने इनहेल किया और जब होल्ड किया, तो स्टार्टिंग में जब होल्ड किया तो कैसा फील कर रहे थे? स्टार्टिंग में तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया तो फिर तो बहुत सफोकेटिंग था, बड़ी मुश्किल से मैंने रोका है। जी। और जब एक्सेल किया तब कैसा फील हुआ? बहुत रिलैक्स, लग रहा था लाइफ जो है ना जिंदगी वापस मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा। थैंक यू, आप आंसर्स भी बहुत अच्छे देते हो, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे पूछे, बहुत एकदम सही आंसर दिया जानब ने कि जो हम होल्ड किए हुए हैं ना, दैट इज अनफॉरगिवनेस। इसलिए आज लाइफ में सफोकेशन है, अनईजीनेस है। जिस दिन हम उस अनफॉरगिवनेस को बाहर निकाल देंगे ना, एक्सेल कर देंगे ना, जो उन्होंने कहा ना एकदम रिलैक्स फील हो, जैसे लाइफ आ गई, वही लाइफ आपकी भी आ जाएगी। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन फॉरगिवनेस, प्लीज प्रैक्टिस करो फॉरगिवनेस, सबसे काम की चीज है ये। एक अनफॉरगिवनेस हमें कितनी सारे पेन्स दे रहा है, हम सोच भी नहीं पा रहे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का, बन नहीं रहा है। और इनफर्टिलिटी का भी एक ये रीजन है कि आप अपने पार्टनर से भी आपको तकलीफ है। आप अगर प्रेग्नेंट हो भी जाते हो तो आप उस सोल को जो इस दुनिया में आने वाला है, एक जो डॉक्टर राशि बहुत अच्छा कहते हैं, सिक्योरिटी ब्लैंकेट होता है पेरेंट्स की बॉन्डिंग, आप उस ब्लैंकेट से वंचित रखोगे अपने उस नन्हे जान को। वो आके भी अफसोस करेगा, कहाँ आ गया जहाँ मम्मी पापा में तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और यही रीजन है कि आज अबॉर्शंस रेट आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि हम लोग कहते हैं जब सोल आती है अपने को किसी को छोड़ के, और जब यहाँ देखती है कि पेरेंट्स में बॉन्डिंग अच्छी नहीं, माँ कह रही है अलग कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए अभी, क्यों? क्योंकि मुझे अपना जॉब देखना है, मुझे अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है। अगर मान लो माँ चाहती भी है बच्चा, फैमिली को देखता है वो कि नहीं, फैमिली में तो आपस में अनबन है, बहुत सारी यहाँ पे उस तरह की फैमिली नहीं जैसी मेरी फैमिली, क्योंकि सोल को अपनी पूरी पास्ट जर्नी याद रहती है, वो में पूरे उसको याद रहता है, वो हमारी बॉडी को छोड़ देता है, वो उनको छोड़ देता है। अब बहुत बार देखिएगा 9 मंथ्स तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है। पहले तो मैं नहीं समझती थी, जब हम लोग डिलीवरी कराते थे, बच्चा आता था और मतलब हार्ट बीट सुन रहे हैं, सीटीजी मशीन लगी हुई है, और जब बच्चा बाहर निकाल रहे हैं तो बच्चा रो नहीं रहा है और बच्चे में जान नहीं है। अब मैं समझती हूँ क्या होता है। अब उन लोगों से पूछती हूँ कि आपके क्या, तो बहुत चैलेंजिंग थे 9 मंथ्स की जर्नी। ये चीज़ों को समझना होगा हम लोगों को, और अनफॉरगिवनेस में मत रहिए।
फॉरगिवनेस स्टार्ट करना होगा, प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट करिए और उसको करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में, अगर हमें इनफर्टिलिटी जैसे चैलेंज से भी जीतना है तो ये आपके लिए बहुत काम की स्लाइड, राइट। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी पैटर्न में रहेंगे ना जिस आसपास की सराउंडिंग्स में, तो वो चीज़ें आपको कहते हैं ना ट्रिगर पॉइंट मिलता रहेगा, तो फिर आपका पैटर्न चेंज नहीं। मैं कहती हूँ अगर आप एनवायरनमेंट नहीं चेंज कर सकते हैं तो अपना माइंडसेट चेंज करिए, अपना एसोसिएशन चेंज करिए। कहने का मतलब फैमिली आप नहीं छोड़ सकते, फैमिली को कैसे छोड़ोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ टाइम बिता रहे हो। आप पॉजिटिव चीज़ें पढ़ो, आप पॉजिटिव चीज़ें देखो, उन बड़े लोगों की चीज़ें पढ़ो जो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाए। उन चीज़ों को जैसे इनफर्टिलिटी वालों के लिए पढ़ेंगे कि आप क्या पढ़ते हो, किनके बच्चे नहीं हुए, उनकी सारी चीज़ों को सुनते हो और डिस्कस करते हो। आज के बाद किनका काम बना उनके बारे में डिस्कस करो, उनके बारे में पढ़ो, राइट। अपना बिहेवियर आपको चेंज करना होगा। आपको नेगेटिव, जब भी आपको नेगेटिविटी में आप जाते हैं, आप अपने एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव में आओ कि नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं माँ हूँ, मैं बन रही हूँ माँ, इसके लिए शुक्रिया कर दो पहले ही ऊपर वाले, राइट। अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना। थॉट पैटर्न से मेरा मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव थॉट्स में ड्वेल किए रहते हैं अपने आप। कभी भी अपने कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, जो आ रहा है उसी से बात कर रहे हैं, वो एक अलग डॉक्टर की सलाह दे रहा है, फिर पता चला वहाँ 2-3 महीने में काम नहीं बन रहा, फिर हम किसी और से सलाह कर रहे हैं। मत डिस्कस करो। आप जितनी बार अपने लिए इनफर्टिलिटी वर्ड यूज़ कर रहे हो या ये यूज़ कर रहे हो मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मुझे बच्चा होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं, मुझे नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत खराब है, आप यूनिवर्स को ये कमांड दे रहे हो कि मुझे यही चाहिए, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। इसको ध्यान दीजिए। अपनी इस इलनेसेस के बारे में, ये इलनेस नहीं है, इस चैलेंज के बारे में किसी से डिस्कस मत करिए। गूगल पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मत सर्च करिए। थिंक बिफोर यू स्पीक। आप क्या बोल रहे हो इसका बहुत बारीकी से ख्याल, राइट। उसके बाद फॉरगिव योरसेल्फ एंड एवरीवन। उसके बाद हम लोग कहते हैं मेडिटेशन बहुत काम की चीज़ है और आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली, आपको भी ये दिन देखने को जरूर मिलेगा। मैं 100% आपको अश्योर कर, राइट। लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरी।